अब मैंने यहाँ पे श्रीलंका नहीं बनाया क्योंकि अभी मैं आपको सिर्फ भारत दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। फिर अभी सबका दर्शन कराऊंगा मैं कहाँ से, कुछ इस तरीके से भारत में गुजरे। ये क्या है बच्चों, ये 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर है। जैसे हम रूम की इस अध्ययन करने के लिए कुछ पैरामीटर बनाए, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हमने बनाई है, ऐसे क्या है कि अर्थ की या पृथ्वी का अध्ययन करने के लिए हमने क्या किया है, हमने कुछ पैरामीटर बनाए। ये क्या है 0 डिग्री, या इनको अक्षांश रेखा भी बोलते हैं, है ना। ये तो 0 डिग्री अक्षांश, जो लेटी हुई यानी क्षैतिज रेखाएं हैं, जो लेटी हुई या जो क्षैतिज रेखाएं उनको क्या बोलते हैं बच्चों। हेलो बच्चों, नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल फिजिक्स बाय पंकज सर। मैं सुनील कुमार आप सभी को एसएसटी पढ़ाऊंगा। एसएसटी में अगर हम बात करें तो एसएसटी में हमारे 4 सब्जेक्ट होते हैं। जैसे कि मैं आपको स्टार्ट करता हूं, अगर एसएसटी की जब हम बात करते हैं बच्चों, तो एसएसटी में हम क्या करते हैं बच्चों, 4 सब्जेक्ट पढ़ते हैं। कौन कौन से हैं मैं इनको पहले डिस्कस कर देता हूं, फिर मैं आपको बताता हूं। जैसे कि जब हम बात करते हैं बच्चों एसएसटी यानी सामाजिक विज्ञान, किसकी बात करते हैं बच्चों, एसएसटी यानी सामाजिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान एसएसटी। इसमें अगर हम बात करें बच्चों तो इसमें क्या है बच्चों, हमें 4 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। 4 सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, तो इसमें हम पहला देखते हैं बच्चों भूगोल, चाहे ठीक है ना, भूगोल यानी ज्योग्राफी। दूसरा चैप्टर क्या दूसरा सब्जेक्ट कौन सा होता है बच्चों, तो इतिहास, इतिहास। तीसरा सब्जेक्ट कौन सा होता है, विषय कौन सा होता है बच्चों, तो तीसरा विषय होता है बच्चों आपका राजनीति विज्ञान, राजनीति विज्ञान। और चौथा चैप्टर आपका जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट होता है, विषय होता है, वो क्या होता है बच्चों, तो आपका अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र। तो यानी इस सब्जेक्ट के अंदर, यानी हम सामाजिक विज्ञान की जब बात करते हैं तो सामाजिक विज्ञान में हम 4 सब्जेक्ट को पढ़ने वाले हैं, यानी भूगोल, इतिहास, राजनीति विज्ञान और बच्चों अर्थशास्त्र। हम बात करेंगे बच्चों भूगोल की। आज हम जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं बच्चों वो है ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर, यानी पहला चैप्टर भारत स्थिति और आकार, या भारत आकार और स्थिति चैप्टर का नाम है। इस चैप्टर में जब हम बात करेंगे बच्चों तो हम ये समझेंगे कि भारत का लोकेशन क्या है, यानी सारा कुछ हम भारत के बारे में ही समझेंगे। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा आपको ये बता दें कि जब हम ज्योग्राफी की बात करते हैं 9th क्लास की, तो 9th क्लास में जो ज्योग्राफी है बच्चों, 9th क्लास में जो हम ज्योग्राफी पढ़ने वाले हैं उसमें हमें बेसिकली इंडियन ज्योग्राफी के बारे में पढ़ना है। जैसे कि अगर हम बात करें बच्चों तो जो फर्स्ट चैप्टर अगर हम बात करें जो हमने अभी आपको बताया, तो वो क्या है बच्चों, भारत आकार और स्थिति। दूसरा चैप्टर इसका क्या है बच्चों, तो भारत का भौतिक स्वरूप। तीसरा चैप्टर क्या है बच्चों, तो भारत का अपवाह तंत्र। चौथा चैप्टर क्या है बच्चों इसका, तो भारत की जलवायु या जलवायु कह सकते हैं। फिर क्या है बच्चों, भारत की वनस्पति एवं वन्य प्राणी। और फिर छठा चैप्टर क्या है, जनसंख्या यानी पॉपुलेशन। ये 6 चैप्टर बच्चों क्या है ज्योग्राफी में हमें पढ़ने हैं। इसी तरीके से जब मैं हिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो मैं आपको हिस्ट्री में समझा दूंगा, आपको मैं जब उसकी पॉलिटी का लेकर आऊंगा तो राजनीति विज्ञान का लेकर आऊंगा तो उसको समझा दूंगा, और फिर जब मैं आपको अर्थशास्त्र का लेकर आऊंगा तो मैं उसको समझा दूंगा कि उसमें कौन कौन से चैप्टर पढ़ने। तो अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं बच्चों क्या, ज्योग्राफी। ज्योग्राफी कह लो या हिस्ट्री कह, इतिहास कह लो, या बात करें बच्चों राजनीति विज्ञान या अर्थशास्त्र, ये सारे के सारे जो सब्जेक्ट हैं इनमें हम बहुत आराम से, बहुत अच्छे से चीजों को कवर करते हुए चलेंगे। आपको मैं ये चीज कह रहा हूं कि आपको क्लास में ही अगर आपका कंसंट्रेशन अच्छा रहता है, मेरी क्लास में आपको 2 चीजों पर ध्यान ज्यादा देना है। 2 चीजें अगर आप मेरी क्लास में कर लेते हो तो आपको एसएसटी में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अभी तक आप लोग मैंने बहुत सारी जगह पर मैंने पढ़ाया तो कहते बच्चे कि सर एसएसटी हमें समझ नहीं आती, एसएसटी हमें रटना पड़ता है, ये सारी चीजें। लेकिन मेरी क्लास करने के बाद आपको ये फील जरूर आने लगेगा कि एसएसटी रटने वाली चीज नहीं है, बल्कि एसएसटी समझने वाला सब्जेक्ट है। तो मैं आपको, और मैं हमेशा ये कहता हूं कि एसएसटी मैं पढ़ाता नहीं हूं, एसएसटी मैं सिखाता हूं, है ना। मैं एसएसटी पढ़ाता नहीं हूं, एसएसटी सिखाता हूं। तो बच्चों एसएसटी में आप बस क्लास को कंटिन्यूअस अगर आप देखते रहे तो आपको मैं ये कह रहा हूं कि आपसे एसएसटी का कोई भी ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे सॉल्व ना हो। मैं इस पोजीशन पे लाकर आपको खड़ा कर दूंगा। बस क्लास में करना क्या, आपको एक तो हाईली कंसंट्रेशन रहना, मतलब आपको ध्यान बहुत एकाग्र रहना मेरी क्लास में, एकाग्रता बहुत जरूरी है मेरी क्लास में। दूसरी बात यह है कि आप एक पेन और एक कॉपी लेकर बैठ जाएं, बस, इसके अलावा और कोई सी चीज की नीड नहीं है। जैसे कि मैं कहता हूं कि अपने बाल जो है खड़े कर रखना, मतलब मेरा मतलब बाल खड़े होने का मतलब जब भी मैं कहता हूं तो उसका मतलब होता है कि कंसंट्रेशन हाई होना चाहिए। तो आपका कंसंट्रेशन हाई होना चाहिए। तो चलो बच्चों हम स्टार्ट करने वाले हैं। आज जो सब्जेक्ट हम स्टार्ट करने वाले हैं भूगोल। भूगोल का जब हम पहला चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है, भारत आकार और स्थिति। ठीक है बच्चों, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। ठीक, भूगोल, भारत
आकार और स्थिति। यानी हम क्या है, इसका फर्स्ट चैप्टर क्या है, भारत, आकार और स्थिति। तो हम बच्चों इस चैप्टर में सबसे पहले हम समझते हैं कि भारत, जैसे कि इसमें देखो पहली चीज क्या है, भारत। इस चैप्टर की जब हम बात कर रहे हैं तो पहला क्या लिखा है, भारत। तो पहले हमें यह समझना होगा बच्चों कि भारत दिखता कैसे है, भारत मतलब किस तरीके का दिखता है, भारत के आसपास कौन कौन सी जल राशि है, भारत के द्वीप समूह कौन कौन से हैं भारत में, ये चीजें हमें समझना है। तो सबसे पहले हमें क्या समझना है बच्चों, भारत कैसा दिखता है। तो मैं आपको यहीं से शुरुआत करता हूं एक ब्लैंक पीपीटी के साथ में, ठीक है ना। देखो यहां पर आप पीपीटी की टेंशन मत लेना, सारा कुछ पीपीटी लगा हुआ है, आप देखो ये लगा हुआ, ये लगा हुआ, सारा कुछ आपके लिए सारी पीपीटी बना के मैं लेकर आया हूं। आपको कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, क्लास के बाद आपको ये सारी कुछ मिल जाएंगी। लेकिन आपको क्लास में जो मैं ब्लैंक पेज पे जो मैं आपको मैप बनाऊंगा, जो चीजें मैं आपको प्रैक्टिस करूंगा, वो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है और उनसे आपका नॉलेज बढ़ेगा, आप उनसे ही सीख पाओगे। पीपीटी तो दुनिया भर की है, दुनिया भर का कंटेंट है, बुक्स भी आपके पास है, फिर क्यों नहीं आप सीख पाते। तो उसका रीजन ये है कि हम सही तरीके से ना तो पढ़ रहे होते ना हम सीख रहे होते। ज्योग्राफी पूरा तरीके से अगर आप ज्योग्राफी सीखना चाहते हो तो ज्योग्राफी में आपके लिए मैप का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। विदाउट मैप, बिना मैप के ज्योग्राफी वैसे ही है जैसे बिना मैप, बिना शरीर, आत्मा के शरीर, है ना। तो आपके लिए आत्मा जो है ना, आपके ज्योग्राफी की जो आत्मा है वो क्या है, ज्योग्राफी का मानचित्र, मैप। मैप से जितना अच्छे से आप ज्योग्राफी समझ सकते हो उतना किसी चीज से नहीं। तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि आपको पूरी ज्योग्राफी थ्रू मैप समझा दी जाए, ठीक है ना। ये तो चलो मैं आपको क्या बता रहा था, हाँ मैं ये कह रहा था कि हम पढ़ने क्या जा रहे हैं कि हम पहले ये समझ लेंगे कि भारत क्या कैसे दिखता है। तो बच्चों मैं मैप बनाऊंगा और मैप ऐसे बनाना है कि जैसे मैं आपको बिना मिटा ले, बिना एक भी बार मिटा ले आपको मैप बनाना सीखना है। और वो कैसे आएगा, तो बार बार प्रैक्टिस, है ना। प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है, विदाउट प्रैक्टिस आप चीजों को नहीं समझ सकते। ये क्या है बच्चों, हमारा ये प्यारा भारत है। क्या है हमारे यहां, मतलब हमारी क्लास में हमारा प्यारा भारत बोलेंगे, लविंग इंडिया ये सब नहीं चलेगा। प्यारा भारत में जो फील आती है ना वो जरूरी है। तो हम क्या, हमारा ये क्या है बच्चों, प्यारा भारत। अब इस प्यारे भारत में बात करें बच्चों, तो ये प्यारा भारत, जब हम बात करें भारत, तो भारत कैसा दिखता है बच्चों, ऐसा कैसा दिखता है, ऐसा कुछ ऐसा। मैप में अगर आप देखोगे तो आपको कुछ ऐसा ही दिखेगा। अब हम सबसे बड़ी बात करते हैं तो भारत में देखो यहां पर क्या है बच्चों, 2 आइलैंड है। भारत के पास क्या है, बहुत सारे आइलैंड हैं, लेकिन 2 आइलैंड ग्रुप्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए भी। जैसे यहां पर अगर हम बात करें तो यहां पर बच्चों एक आइलैंड ग्रुप है जिसका क्या नाम है बच्चों, लक्षद्वीप। इसका क्या नाम है बच्चों, लक्षद्वीप। क्या नाम है बच्चों, लक्षद्वीप। और यहां पर बच्चों क्या है, एक आइलैंड ग्रुप है जिसका क्या नाम है, अंडमान एवं निकोबार आइलैंड ग्रुप्स। क्या नाम है बच्चों, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। क्या बच्चों, द्वीप क्या है बच्चों, तो द्वीप समूह, है ना। और द्वीप होते कहां है, तो द्वीप नदी में होंगे या सागर में होंगे। तो यहां पर क्या है बच्चों, देखो अरब सागर। क्या है बच्चों, अरब सागर, ठीक है। ये क्या है बच्चों, अरब सागर। यहां पर क्या है बच्चों मेरे, तो बच्चों यहां पर हिंद महासागर, अब मैंने यहां पे श्रीलंका नहीं बनाया क्योंकि अभी मैं आपको सिर्फ भारत दिखा रहा, ठीक है ना। फिर अभी सबका दर्शन कराऊंगा मैं। फिर यहां पर क्या है बच्चों मेरे, तो मेरे प्यारे बच्चों यहां पर है बंगाल की खाड़ी। क्या है बच्चों, बंगाल की खाड़ी। तो ये कुछ इस तरीके से आप देखोगे भारत का पोजीशन। और आप अब देखना चाहो तो भारत में यहां पर बच्चों क्या है, नॉर्थ में बच्चों अगर हम बात करें, यहां पर नॉर्थ में भारत में क्या है, यहां पर बच्चों अगर हम बात करें तो यहां पर हिमालय है, इस तरीके से हिमालय फैला हुआ है, इस तरीके से बच्चों क्या है, हिमालय फैला हुआ है, ठीक है ना। ये पूरा इस तरीके से कुछ छोटी छोटी पहाड़ियां हैं, है ना। और हिमालय, भारत के इस पार्ट को क्या बोलते हैं बच्चों, ये जो पार्ट दिख रहा है आपको, ये जो त्रिकोणा आपको पार्ट दिख रहा है, ये इसको क्या बोलते हैं बच्चों, तो इसको प्रायद्वीप बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों इसको, तो प्रायद्वीप बोलते हैं। प्रायद्वीप आगे वाले चैप्टर में हम इसको डिस्कस भी करेंगे। यहां पर बच्चों अगर हम भारत में बात करें, यहां पर बच्चों अगर हम बात करें भारत में, तो यहां पर बच्चों अगर हम बात करें भारत में कुछ इस तरीके से, तो यहां पर नॉर्थ इंडियन प्लेन है, यानी उत्तर भारत का मैदान है। यहां क्या है बच्चों, तो उत्तर भारत का मैदान है, ये उत्तर भारत का मैदान है। और ये पूरा क्या है, प्रायद्वीप है। और यहां पर अगर हम बच्चों बात करें तो रेड कलर से मैं बना रहा हूं, यहां पर क्या है बच्चों, राजस्थान। ये क्या है बच्चों, मरुस्थल, ये रेड कलर नहीं हुआ, मरुस्थल। ये मैं जो रेड कलर से बना रहा हूं, ये क्या बच्चों, ये मरुस्थल,
ठीक है ना। तो आप देख पा रहे हो बच्चों क्या है कि भारत हमारा कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा आपको। मतलब क्या है बच्चों कि यहां पर हिमालय नॉर्थ में, उसके बाद उत्तर भारत का मैदान, फिर यहां पर प्रायद्वीपीय पठार, फिर यहां पर थार का मरुस्थल है हमारे पास, अरब सागर में लक्षद्वीप समूह है, बंगाल की खाड़ी में क्या है बच्चों तो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह है, और इसके साउथ में क्या है हिंद महासागर। इसीलिए भारत एक विशेष पोजीशन रखता है, यानी भारत एक विशेष स्थिति रखता है पूरे वर्ल्ड में। भारत का क्लाइमेट, भारत का ज्योग्राफिकल एरिया, भारत की हर एक चीज बहुत डिफरेंट है हर एक पूरे वर्ल्ड में, ठीक है ना। तो आप देख पा रहे हैं भारत कुछ इस तरीके के दिखता है और भारत में कुछ इस तरीके की चीजें हैं, ठीक है। ये तो हमारी बात हो गई। अब हम आगे बढ़ेंगे। आई होप आपको ये सारी चीजें, उम्मीद है कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। क्लियर बात? चलो तो है ना, ये तो भाई चैप्टर के नाम देखो, चैप्टर में हम क्या पढ़े, परिचय। तो मैंने आपको परिचय दे दिया भारत का। सबसे पहला टॉपिक क्या है, भारत का परिचय। तो मैंने आपको परिचय दे दिया कि भारत क्या कैसा दिखता है। भारत के उत्तर में क्या है, हिमालय है, फिर उसके बाद क्या है, उत्तर भारत का मैदान है, इसमें प्रायद्वीप पठार भी हैं और ना थार मरुस्थल भी है। फिर मैंने आपको बताया कि यहां पर अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाल खाड़ी तीनों तरफ से उसको घेरे हुए हैं। बंगाल की खाड़ी में क्या है बच्चों, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, और अरब सागर में क्या है बच्चों तो लक्षद्वीप। तो ये भारत का क्या है, एक परिचय हो गया। ये भारत का क्या है बच्चों, एक परिचय हो गया, ठीक। अब हम समझेंगे भारत की स्थिति एवं है ना, फिर हम इसके बाद देखेंगे भारत का आकार, फिर हम इसके बाद देखेंगे भारत तथा विश्व, फिर इसके बाद देखेंगे भारत के पड़ोसी देश। तो ये हमें टॉपिक्स करने। हम पहला टॉपिक आपको ऑलरेडी समझा दिए हैं, जो वो मैप में मैं आपको समझा रहा था वो वही था, ठीक। अब हम आगे बात करेंगे बच्चों। जब हम आगे बात करेंगे बच्चों, तो आगे हम बात करेंगे बच्चों भारत की क्या बच्चों, भारत की स्थिति। भारत की स्थिति है ना, इसको मिटा देता हूं, ये है ना, भारत की स्थिति, ठीक। भारत की स्थिति के बारे में बात करेंगे, यानी हम भारत की स्थिति मतलब कैसे, कहां स्थिति, मतलब यह है कि भारत जो है पूरे वर्ल्ड में कहां दिखता है, कहां है पूरे वर्ल्ड में, कहां है, मतलब कि पूरे वर्ल्ड में उसकी स्थिति कहां है, उत्तरी गोलार्ध में है, दक्षिणी गोलार्ध में है, पूर्वी गोलार्ध में है या पश्चिमी गोलार्ध में, कहां पर दिखता है ना। तो हमें यह चीज समझना है। तो अगर हम बात करें बच्चों इस चीज की, तो हम बात करें बच्चों, तो जैसे आप देखो मैंने आपके लिए एक ये मैप लगाया है। जैसे आप देखो ये पूरा क्या है, वर्ल्ड मैप है। क्या है बच्चों मेरे, ये पूरा वर्ल्ड मैप है। इसमें आप देखो ये नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है, ये यूरोप है, एशिया, एशिया में हमारा भारत आता है यहां पर। अब देखो मैं आपको भारत बना देता हूं पूरा ताकि आपको दिखे। ये आप देख पा रहे हो बच्चों, ये जो देख पा रहे हो ना, ये हमारा क्या है बच्चों, भारत है। मैं कुछ ऐसे बना दे रहा हूं ताकि आप समझ पाओ। ये जो पूरा देख पा रहे हो ना, ये भारत है ना। अब भारत किसका पार्ट है, पहली बात तो ये, तो वर्ल्ड में बच्चों क्या है, ये एशिया में लाई करता है, यानी बच्चों क्या है, भारत जो है एशिया महाद्वीप, देखा आपने सुने ना 7 महाद्वीप हैं, कौन कौन से, तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, एशिया महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप और अंटार्कटिका महाद्वीप। ये 7 महाद्वीप हैं। इन 7 महाद्वीपों में भारत किसका भाग है, तो भारत बच्चों किसका भाग है, एशिया महाद्वीप का। पहली बात तो ये आपको क्लियर होनी चाहिए। तो भारत किसका भाग है महाद्वीपों में, अगर हम बात करें पूरे वर्ल्ड में, तो एशिया महाद्वीप का, ठीक। उसके बाद अगर हम बात करें तो भारत पूरे अर्थ कहां पर है, देखो बच्चों जैसे कि जब हम इस मैप को देख पा रहे हैं, तो इस मैप में आपको कुछ लाइनें दिख रही हैं। जैसे आपको देखो कुछ हॉरिजेंटल लाइनें दिख रही हैं, मैं आपको कुछ बना के दिखाता हूं। जैसे आप देखो यहां पर मैं व्हाइट कलर से जो लाइनें बना रहे हूं, ये क्या बच्चों, ये कुछ आपको मतलब क्षैतिज लाइनें दिख रही हैं। क्षैतिज मतलब जो आपको लेटी हुई लाइनें दिख रही हैं कुछ ऐसी, ये देखो ये ऐसे, इसके ऊपर फिर बनी ये ऐसे। कुछ आपको क्या है, कुछ आपको ऊर्ध्वाधर लाइनें दिख रही हैं, जैसे ये देखो बच्चों, ये ऊर्ध्वाधर लाइन है ना। क्या है, जो ये लेटी हुई लाइन है बच्चों ना, जो ये 36 लाइन है, जो ये 36 लाइन है, इनको क्या बोलते हैं बच्चों, जैसे ये 0 डिग्री है, ये जो मैंने आप व्हाइट कलर से जो 36 जो लेटी हुई लाइन बनाई है 36 लाइन, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, इसको 0 डिग्री अक्षांश बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, 0 डिग्री अक्षांश। इसका नाम क्या है, इसका नाम है बच्चों विषुवत रेखा। क्या नाम है बच्चों, विषुवत रेखा। क्या नाम है, विषुवत रेखा। इसका एक और नाम दिया जाता है, इसका एक और नाम है, उसका दूसरा नाम क्या है बच्चों, दूसरा नाम मैं दूसरे कलर से लिख दे रहा हूं, इसका दूसरा नाम है भूमध्य रेखा। क्या नाम है बच्चों, भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा मतलब बस समझ में आ रही, मतलब अर्थ के बीच से एक लाइन गुजरती है जो 0 डिग्री अक्षांश है, 0 डिग्री अक्षांश है। उस 0 डिग्री अक्षांश का क्या नाम है बच्चों, विषुवत रेखा। और क्या नाम दे उसका, भूमध्य रेखा। उसको भूमध्य रेखा क्यों कहा जाता है, क्योंकि बच्चों ये क्या है ना, ये पृथ्वी के मध्य से गुजरती है। आप देखो ना, पृथ्वी को 2 बराबर भाग में डिवाइड कर दे, बांट दे रही है ना। तो
एक ऐसी रेखा जो पृथ्वी के मध्य से गुजरती है उसको क्या बोलते हैं बच्चों? भूमध्य रेखा। इसलिए इसको देखो भूमध्य, मतलब भू मतलब क्या? पृथ्वी के मध्य से गुजरने वाली रेखा को क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा। और ये सबसे बड़ा अक्षांश होता है, ये सबसे बड़ा अक्षांश होता है। इसकी कुल लंबाई अगर हम बात करें तो लगभग 1670 किलोमीटर तक फैली है ना, इसकी ये डिस्टेंस है वहां तक। तो उतना लंबा आपको नहीं जाना है। तो ये क्या है बच्चों? ये भूमध्य रेखा है। और भूमध्य रेखा क्या करता है? अर्थ को 2 बराबर भागों में बांटता है। तो अर्थ के ऊपर जो है, जैसे ये देखो बच्चों, ये अर्थ के 0 डिग्री के ऊपर जो है उसको क्या बोलते हैं बच्चों? उत्तरी गोलार्ध। क्या बोलते हैं मेरे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, क्या बोलते हैं? उत्तरी गोलार्ध। ठीक। और इसके साउथ में जो है, उसको क्या बोलते हैं बच्चों? एक सेकेंड। है ना, इसके साउथ में क्या बोलते हैं इसको? साउथ में बोलते हैं इसको दक्षिणी गोलार्ध। मतलब इसके उत्तर में क्या है, इसके दक्षिण में क्या है? इसको दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध। तो ये क्या कर रहा है? 0 डिग्री विषुवत रेखा क्या कर रहा है? अर्थ को 2 बराबर भागों में बांट दे रहा है। अर्थ को 2 बराबर भागों में क्या कर रहा है? बांट दे रहा है। ऊपर वाले भाग को क्या बोलते हैं? उत्तरी गोलार्ध। नीचे वाले भाग को क्या बोलते हैं? दक्षिणी गोलार्ध। अब देखो, अगर हम भारत की बात करें बच्चों, तो भारत देखो कहां दिख रहा है आपको? भारत बच्चों का है यहां पर। यानी क्या है बच्चों मेरे? विषुवत रेखा के क्या है? नॉर्थ में है। विषुवत रेखा के कहां पर है बच्चों? नॉर्थ में, उत्तर में है। तो इसीलिए भारत की पोजीशन क्या हो जाएगी बच्चों? इसीलिए भारत की पोजीशन क्या हो जाएगी मेरे बच्चों? क्या हो जाएगी? इसलिए भारत की पोजीशन क्या हो जाएगी मेरे बच्चों? तो उत्तरी गोलार्ध। क्या हो जाएगी? उत्तरी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध। ठीक है, बात समझ में आ गई आपको? ठीक। तो आपको पोजीशन के बारे में समझ में आ गया होगा कि भारत की पोजीशन क्या है बच्चों? तो भारत की पोजीशन उत्तरी गोलार्ध में, अर्थ में कहां पर है? उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है, तो पहला पॉइंट मैं आपको समझा पाया, उम्मीद है आपको क्लियर होगी। पहली बात ये देखो, भारत क्या है बच्चों? भारत की अगर हम बात करें, भारत की स्थिति की बात करें तो भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कहां पर है? तो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं इसका मुख्य भाग, यानी इसका अक्षांशीय विस्तार और देशांतरी विस्तार के बारे में बात करेंगे। तो मैं आपको एक चीज समझाता हूं, यहां पर आपको एक चीज समझना है बच्चों। जैसे कि ये अर्थ है, ध्यान से सुनते चलना मेरी बात को, मैं जो चीज आपको समझाने जा रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये अर्थ है कुछ इस तरीके का, थोड़ा सा काम चला लोगे आप लोग, मतलब काम चलाने इन द सेंस क्या है कि ये थोड़ा सा है ना, आपको समझ में आना चाहिए बस खाली। ठीक है बच्चों मेरे? ठीक है, चलो। तो ये अर्थ है। इस अर्थ में अगर हम बच्चों बात करें तो यहां पर देखो बच्चों क्या है? अर्थ, जैसे ये अर्थ है बच्चों, तो इस अर्थ की स्टडी करनी। जैसे मान लो हम ये रूम है बच्चों, इस रूम की हमें स्टडी करनी, हमें इस रूम की, ये जो मैं जिस रूम में मैं पढ़ा रहा हूं, यानी आप या आप जिस रूम में बैठे हो उसकी आपसे कोई पूछता है कि ये रूम कितना लंबा है, कितना चौड़ा है, ये आपको बताना हो ना, कुछ पैरामीटर होंगे ना, आपको बताना होगा ना कितना एरिया है इसका। तो ऐसे ही क्या बच्चों, जैसे हम रूम की स्टडी करने का हम कहते हैं कि रूम इतना चौड़ा है, इसकी इतनी ऊंचाई है, ऐसे हमें क्या करना है बच्चों? हमें जब अर्थ का जब स्टडी करना है, यानी हमें जो पृथ्वी की जब अध्ययन करना है, तो हमें कुछ पैरामीटर चाहिए। जैसे हम रूम की अध्ययन करने के लिए कुछ पैरामीटर बनाए, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हमने बनाई है। ऐसे ही क्या है कि अर्थ की या पृथ्वी का अध्ययन करने के लिए हमने क्या किया है? हमने कुछ पैरामीटर बनाए, जिनको हम क्या बोलते हैं? अक्षांश एवं देशांतर। दो होते हैं। अक्षांश रेखाएं कौन सी होती हैं? तो बच्चों वो रेखाएं होती हैं जो क्या होती है? जो इस तरीके से लेटी हुई रेखाएं होती हैं। जैसे ये 0 डिग्री है ना, 0 डिग्री है। ठीक है, इसी तरीके से इसके ऊपर ऐसे, और ये इस तरीके से बच्चों मेरे, ये क्या है? इस तरीके से ये गुजरती है ना। ऐसे करके क्या है? पूरा 90 डिग्री तक ऊपर है, आपको 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक पूरा ऐसे आपको मिलेंगी ये रेखाएं। फिर इसी तरीके इसके साउथ में भी आपको क्या है? मिलेंगी ऐसे। इसके साउथ में भी बच्चों क्या है? इस तरीके से मिलेंगी आपको। ठीक है, इसी तरीके से आपको साउथ में भी मिलेंगी। साउथ में भी क्या है बच्चों? ये मिलेंगी, है ना, ये 90 डिग्री तक। ठीक, तो ये 0 डिग्री के ऊपर क्या है? 90 डिग्री 90 अक्षांश रेखाएं हैं, और
0 डिग्री के साउथ में क्या है 90 अक्षांश रेखा है। अब बच्चों अगर हम बात करते हैं तो जैसे ये लेटी रेखा है, ये तो अक्षांश रेखा है, ये क्या है 0 डिग्री, या इनको अक्षांश रेखा भी बोलते हैं, है ना। ये तो 0 डिग्री अक्षांश है। जो लेटी हुई यानी क्षैतिज रेखाएं हैं, जो लेटी हुई या जो क्षैतिज रेखाएं उनको क्या बोलते हैं बच्चों, अक्षांश रेखाएं बोलते हैं। और इसी तरीके से दूसरी जो रेखाएं होती है जिनको जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, ऐसे सॉरी ये क्या कहते हैं, जो ऊर्ध्वाधर लाइन होती है, जो क्या है बच्चों ऊर्ध्वाधर लाइन होती है, उनको क्या बोलते हैं, उनको देशांतर रेखा बोलते हैं। जैसे ऐसी पैरेलल ऐसे ही करके फिर क्या है यहाँ पे ये देशांतर रेखाएं, इस तरीके से क्या है, इस तरीके से ये क्या है बच्चों देशांतर रेखाएं आपको देखने को मिल जाएंगी, है ना। ये क्या है बच्चों, ये देशांतर रेखाएं, है ना। इन्हें क्या बोलते हैं, जैसे ये जो दिख रही है ना, जो ये मैं ऐसे करके बना रहा हूं, जो ये क्या है, ये बच्चों 0 डिग्री देशांतर है। ये क्या है 0 डिग्री देशांतर, ठीक है ना। ये क्या है 0 डिग्री देशांतर रेखा है। ये क्या है 0 डिग्री देशांतर। अब जैसे ये तो आपको दिख रहा है कि जो लेटी हुई रेखा क्या है अक्षांश रेखा है, और जो क्या है जो ऊर्ध्वाधर रेखा है वो क्या है, रेखा है वो क्या है बच्चों देशांतर रेखा है। अब बच्चों हम बात जब करते हैं तो जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि अब यहां पर अगर हम बात करें तो हमारे भारत से कौन कौन सी अक्षांश रेखाएं और कौन कौन सी देशांतर रेखाएं जो है टच होकर जाती है। यानी हमारे भारत के सबसे साउथ से कौन सी अक्षांश रेखा, यानी सबसे दक्षिण से कौन सी अक्षांश रेखा टच होती है, और सबसे उत्तर में कौन सी अक्षांश रेखा, या भारत किन दो अक्षांश रेखाओं के बीच में लाई करता है, ये बात करें। या भारत किन दो देशांतर रेखाओं के बीच में, या भारत के पश्चिम से कौन सी देशांतर रेखा टच होती है, और भारत के पूर्व में कौन सी देशांतर रेखा टच होती, ये हमें समझना है। तो अब यहां पर अगर हम बात करें बच्चों, तो हम यहां पर फिर से एक लाइन वो कर रहे हैं, एक अर्थ का जो हम, ठीक है, ये अर्थ है कुछ ज्यादा ही बड़ा बन रहा है, एक सेकंड, कुछ ज्यादा ही बड़ा है, चलो, है ना, ये अर्थ है बच्चों। अब इस अर्थ में अगर हम बात करें तो मैंने आपको बताया कि ये जो रेखाएं होती है वो कौन सी रेखाएं होती हैं, ये रेखाएं बच्चों क्या होती है, ये अक्षांश रेखा है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा, ठीक है। और यहां पर मैंने दूसरी रेखा कौन सी आपको बताई थी, तो आपको मैंने यहां पर दूसरी जो रेखा बताई है वो कौन सी है, ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है। 0 डिग्री क्या है, ये देशांतर, ठीक, ये 0 डिग्री देशांतर है और ये 0 डिग्री अक्षांश है, ठीक है। चलो, और मैंने इनका नाम भी बता दिया कि क्या क्या है, ठीक। अब अगर हम बात करें बच्चों तो भारत हमारा कहां पर है, तो मैं आपको दिखाता हूं। भारत बच्चों जो है हमारा प्यारा भारत, है ना, हमारा प्यारा भारत अगर हम बात करें बच्चों मेरे, तो वो आपको यहां पर दिखेगा। कहां मिलेगा, तो कुछ इस तरीके से आपको यहां पर, ये क्या हो रहा है, एक सेकंड, कुछ तो गड़बड़ है। छोटा सा बना रहा हूं तो थोड़ा सा आपको टेंशन नहीं लेने की, बस आपको समझना है कि भारत हमारा अर्थ में कहां पर है। तो इस जगह पर है, इस जगह पर भारत हमारा क्या है, लाइकर यहां पर है ना, अर्थ पर कहां पर, यहां पर भारत है। अब बच्चों एक बात बताओ, ये हमारा भारत 0 डिग्री के उत्तर में, ये तो हम समझ चुके हैं, उत्तरी गोलार्ध में आता है। लेकिन कौन कौन सी रेखा, जैसे अगर आप देखो तो भारत में यहां पर अगर हम बात करें बच्चों, यहां पर जैसे अगर हम देखो यहां पर साउथ में भारत से एक रेखा कोई टच करके जाएगी, ये कोई अक्षांश होगा, है ना। ऐसे क्या है, भारत को उत्तर में बच्चों कोई अक्षांश रेखा से टच होकर जाएगी, है ना। तो ये कौन सी है, तो अगर हम बच्चों बात करें इसकी, तो जो ये अक्षांश रेखा ये क्या है बच्चों, 8 डिग्री, है ना, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, क्या है बच्चों, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, ठीक। इसी के बाद अगर हम ऊपर बात करें तो ये कितना है, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, क्या है 37 डिग्री, है ना, 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, ठीक। ये बात हो गई, ये तो अक्षांश रेखा की बात। ऐसी कुछ जो हमने बताई है, जैसे अभी आप देखो तो ये जो लाइन है, जैसे ये लंबवत लाइन है, जो ऊर्ध्वाधर लाइन है, अब ये लाइन भी तो भारत की दो लाइनें भारत से कोई टच करके जाएंगी, जो भारत के सबसे पश्चिम में टच कर रही हो या भारत के पूर्व में टच कर रही हो। तो ऐसी कौन सी दो लाइनें हैं, तो आप देखो यहां पर ऐसी कौन सी दो लाइनें हैं। अगर हम बात करें बच्चों तो वो जो लाइनें हैं, कौन सा कलर, ये ले लो, तो चलो, वो जो लाइनें हैं जो भारत के पश्चिम से ऐसे टच करके जा रही हैं, अगर हम उनकी बात करें तो ये जैसे यहां पर और जैसे यहां पर, तो ये कौन कौन सी है, तो यहां पर बच्चों अगर हम भारत के सबसे पश्चिम में कौन सी देशांतर टच करता है, अगर हम बात करेंगे उसकी 68 डिग्री 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर,
पूर्व होगा बच्चों, पश्चिम नहीं होगा। क्यों पश्चिम नहीं होगा? क्योंकि ये 0 डिग्री है ना बच्चों। ये 0 डिग्री भी क्या करता है, अर्थ को 2 हेमिस्फीयर में, 2 गोलार्धों में डिवाइड करता है। 0 डिग्री के इधर आप देखो, आप ऐसे खड़े हो जाओ, आपको खड़े हो जाओ तो आपका है ना, आप जो 0 डिग्री के वेस्ट में अगर हम बात करें तो कौन सा ये है, यानी ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये पश्चिमी गोलार्ध हो जाएगा। ये क्या है बच्चों, ये पश्चिमी गोलार्ध हो जाएगा। ठीक है, पश्चिमी गोलार्ध। ठीक, और ये 0 डिग्री का किधर, ये कौन सा है, तो ये पूर्वी गोलार्ध है, ये पूर्वी गोलार्ध है। ठीक है ना। इसीलिए बच्चों क्या है, हमारा भारत जो है वो अगर देशांतर के हिसाब से देखा जाए तो वो पूर्वी गोलार्ध में आता है। इसीलिए अगर हम देशांतर, हमारे भारत से जो भी देशांतर गुजरेंगे वो कैसी देशांतर होगी, तो वो पूर्वी देशांतर होगी। इसलिए 68 डिग्री 7 मिनट क्या है, ये पूर्व से लेकर, देशांतर से लेकर कितना है, 97 डिग्री 25 मिनट है ना, पूर्वी देशांतर। क्या है बच्चों, पूर्वी देशांतर। तो यहां से लेकर ये क्या है, ऐसे गुजरती है पूर्वी देशांतर। बातें क्लियर हो रही है कि नहीं, है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं, है ना। तो आप ये समझ में आ गया कि आपका जो, अब अगर हम बात करें, जैसे आपने ये क्या बताया, हमने कहा कि हमारे भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो अक्षांशीय विस्तार की अगर हम बात करें तो बच्चों क्या होगा, तो अक्षांशीय विस्तार बच्चों कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर कितना है बच्चों, तो 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक, इसके बाद अगर हम बात करें देशांतरीय विस्तार कितना है हमारा भारत का, तो देशांतरीय विस्तार की अगर हम बात करें बच्चों तो वो है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री है ना 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। ये आपको यहां पर दिख रहा है, ये आपको यहां पर दिख रहा है। तो दूसरे लाइन का जो मतलब था बच्चों वो मैंने आई होप आपको समझा दिया। ये क्या, देखो मुख्य भूभाग, देखो 8 डिग्री उत्तर से 37 डिग्री है ना, या 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा है ना 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 है ना 25 पूर्व देशांतर तक है। ठीक, ये बात क्लियर है। फिर इसके बाद देखो अक्षांश और देशांतर का विस्तार लगभग 30 डिग्री। इसका क्या मतलब है, तो आप इधर देखो, मैं आपको क्या करता हूं, एक इधर देखो, ये दिख रहा है। अब मैं आपको एक मैप बनाता हूं, ध्यान से देखना, मेरे तरफ यहां मैप पे दिखना, फोकस करना, मैं कुछ बना रहा हूं आपके लिए। ये भारत है हमारा। अब अगर हम भारत में बात करें बच्चों, तो मैंने क्या बताया, यहां पर 2 लाइनें, 2 अक्षांश रेखा है भारत के। सबसे उत्तरी अक्षांश रेखा कौन सी है, तो आप यहां पर बोलोगे कि सर ये जो उत्तरी अक्षांश रेखा है इसका क्या नाम है, तो इसका नाम है, सबसे पहले हम साउथ बना देते हैं, नहीं तो तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे। ये है, इसकी अगर हम बात करते हैं बच्चों, तो ये कितना है बच्चों, तो ये 8 डिग्री है ना 4 मिनट उत्तर है, क्योंकि ये 0 डिग्री के उत्तर में है तो उत्तर ही लिखोगे। और अगर हम बात करें इसके बाद ऊपर की बात करें, ऊपर कितना है बच्चों, तो 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर है ना। ये अक्षांश नहीं लिख रहा हूं क्योंकि अक्षांश में लिखा बता। फिर इसी तरीके अगर हम बात करें बच्चों, तो यहां पर कुछ देशांतर रेखाएं भी टच होकर जा रही थी, क्रॉस कर रही थी ऐसे। ये देशांतर रेखा एक ये हो गई, और दूसरी देशांतर रेखा क्या है बच्चों, ये एक हो गई। ये कितना है बच्चों, तो यहां पर अगर हम बात करें, यहां पर ये अगर हम बात करें कहां पर टच कर रहा है, तो ये 68 डिग्री 7 मिनट है ना पूर्वी देशांतर है, पूर्वी खाली लिख दे रहा हूं मैं, है ना। और कितना है यहां पर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है, ये पूर्वी देशांतर है। तो ये क्या है बच्चों, ये मैंने आपको बताया था। ठीक, ये मैंने आपको बताया था। अब आप बताओ बच्चों, जैसे कि अगर हम बात करें, हमने क्या बताया कि ये कह रहा है कि अक्षांश और देशांतर के बीच के मध्य लगभग 30 डिग्री का अंतर है। मतलब अगर आप देखो तो ये देखो 8 डिग्री मतलब 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट के बीच में अगर आप देखो ध्यान से देखना, लगभग कह रहा है, जैसे मैं आपको दिखाता हूं, ये क्या है 37 डिग्री है ना, और 37 में से बच्चों क्या करो 8 डिग्री को माइनस करो। आप ध्यान सुनना, 37 डिग्री को 8 डिग्री से माइनस करो तो कितना आएगा, तो लगभग 29। तो उसने क्या लिखा, लगभग 30 डिग्री का। मतलब अगर आप देखो तो इनके बीच में 8 डिग्री सॉरी हाँ, ये 8 डिग्री है ना उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच में अगर आप देखो तो 30 देशांतर रेखाएं आती हैं। कितनी बच्चों, तो 30 देशांतर रेखाएं हैं। तो वही चीज आपको ऐसे अगर आप इनमें देखोगे तो इनके बीच में अगर आप देखो तो अगर आप इसको माइनस करोगे 97 में से, तो ये भी लगभग 30 डिग्री के आसपास आएगा। तो मतलब ये कह रहा है कि हमारा जो भारत है, हमारे भारत जो है, हमारे भारत से 30 अक्षांश रेखाएं गुजर रही हैं। एक तरीके से आप ये कह सकते हो।
है ना। तो ये मतलब भी आप समझ गए होंगे। जैसे कि आप ये क्या कह रहा है, अक्षांश और देशांतर का विस्तार लगभग 30 डिग्री। बात समझ में आ गई ना, 30 डिग्री कौन सा, तो मैंने आपको जैसे समझाया वही। ठीक, फिर आप देखो कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर में देश को लगभग 2 बराबर भागों में भाग रही। अब इसको समझो, ये क्या बात कह रहा है, ये क्या कह रहा है, तो इसको समझना है आपको। इधर आ जाओ, अब मैं इसको यही मैप बना रह रहा हूं, बाकी ये मिटाल दे रहा हूं, ठीक है ना, मैप बना रहने दे रहा हूं, बाकी ये मैं क्या कर रहा हूं, इसको मिटाल दे रहा हूं, ठीक है। इसको समझो, देखो मैप से समझने में ज़्यादा बेटर अच्छा से रहता है, अदरवाइज पढ़ाने को तो मैं भी पीपीटी से ही सारा कवर करा सकता हूँ और उसके लिए मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, ठीक है ना। लेकिन आप लोगों को अच्छा कंटेंट मिले, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। ये बात करें, अगर हम इसकी बात करें बच्चों, तो ये भारत है बच्चों, तो भारत के मध्य से एक रेखा गुजरती है ना, एक लैटिट्यूड क्या है, एक अक्षांश रेखा गुजरती है। जैसे अगर हम बात करें तो ये अक्षांश रेखा है, ये अक्षांश रेखा कौन सी है, तो ये 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हो या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 30 ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे भी है क्या ये, है क्या ये 23.5 डिग्री क्या है बच्चों, अक्षांश रेखा है जो भारत के मध्य से गुजरती है और इसका क्या नाम है बच्चों, कर्क रेखा। क्या नाम है मेरे बच्चों, मेरे लाल, कर्क रेखा, है ना, कर्क रेखा। अब बच्चों ये भारत के मध्य से गुजर रही है, भारत के मध्य से गुजर रही, तो मतलब ये है कि भारत अब ये भारत के बीच से गुजर रही, तो भारत में कोई ना कोई स्टेट तो होगी, मतलब किसी न किसी राज्य से होकर गुजर रही होगी, क्योंकि भारत के अंदर कई राज्य हैं, जैसे उत्तर प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, ये बहुत सारे राज्य हैं ऐसे। तो ये अगर जब भारत के मध्य से गुजर रही है तो ये किसी न किसी राज्य से होकर गुजर रही होगी। अब कौन कौन से राज्य से होकर गुजर रही है, तो आप ये समझो। जैसे अगर हम बात करें बच्चों, तो ये कौन कौन से राज्य, मैं शॉर्ट में लिख दूंगा, फिर मैं आपको यहां पर डिटेल में लिख दूंगा। यहां पर नंबर 1 मैं आपको नंबर 1 2 कर दे रहा हूं, फिर मैं आपको वहां पर लिख दूंगा। देखो नंबर 1 यहां पर क्या है, गुजरात। नंबर 2 क्या है यहां पर, राजस्थान। नंबर 3 क्या है बच्चों यहां पर, तो आपको नंबर 3 क्या दिख रहा है आपको, तो ये मध्य प्रदेश। और नंबर 4 क्या है बच्चों, छत्तीसगढ़। नंबर 5 क्या है बच्चों, तो झारखंड। नंबर 6 क्या है बच्चों, तो पश्चिम बंगाल। और नंबर 7 क्या है बच्चों, तो त्रिपुरा। नंबर 8 क्या है बच्चों, तो मिजोरम। तो मतलब भारत से कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजर रही है। वो कौन कौन से हैं, ओए सोने वालों चलो इधर, टेक लगा के जो बैठ गए दीवार पर ना, थोड़ा सा अलर्ट हो जाओ, इधर मेरे साथ बोलोगे, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, झारखंड और इसके बाद वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल, फिर त्रिपुरा और मिजोरम। 8 राज्यों से होकर गुजरी। कौन कौन से, तो मैं यहां लिख रहा हूं, आप भी लिखोगे साथ साथ में, गुजरात, राजस्थान, तीसरा क्या है बच्चों, राजस्थान के बाद मैंने क्या पढ़ा है आपको, तो मध्य प्रदेश, फिर क्या है बच्चों चौथा, मध्य प्रदेश के बाद अगर हम बात करें बच्चों तो आप छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड, फिर इसके बाद 6 पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, 7 की बात अगर हम बात करें तो त्रिपुरा, त्रिपुरा के बाद अगर हम बात करें तो मिजोरम, मिजोरम। ये 8 राज्यों से होकर गुजर रही है। कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई कष्ट, आई होप, मतलब उम्मीद है कि नहीं होगा आपको कष्ट। अगर कष्ट होता है तो कोई दिक्कत नहीं, अभी और मतलब अब इसमें इससे आसान क्या होगा, और ज्यादा कष्ट है तो अभी और कष्ट दूर कर दे रहा हूं। ये लो, ये कष्ट दूर हो गया तुम्हारा। ये मैप है, वही लिखा है कर्क रेखा पर स्थित राज्य, तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, है ना, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, सब कुछ पीपीटी में है। लेकिन पीपीटी से अगर आपको पढ़ना होता, पीपीटी से आपको सब कुछ समझ में आ ही गया होता, तो हमारी क्या ही जरूरत थी, है ना। हमें फिर क्यों खोज रहे होते, फिर क्यों यूट्यूब पे इधर उधर घूम रहे होते, है ना, फिर हम खुद ही पढ़ लेते। इसीलिए मैंने कहा है कि ज्योग्राफी अगर सीखना है, ज्योग्राफी मैंने पहले कहा कि मैं पढ़ाता नहीं हूं, सिखाता हूं। तो सिखाने के लिए क्या होगा, आपको कुछ अलग अप्रोच के साथ पढ़ाना होगा मुझे, और अलग अप्रोच के साथ जब मैं पढ़ाऊंगा तभी आपको समझ में आएगी। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आपको पीपीटी सब मिलेगा, सब कुछ लिखा हुआ यहां इस कंटेंट इसमें, लेकिन सबसे जरूरी है कि आप समझ कैसे पा रहे हो। आपको समझाने के लिए एकदम बेसिक से चीजें मैं इसीलिए लेकर चल रहा हूं। और यह भी कह रहा हूं, अगर आपको क्लास मजा आ रहा समझ में, क्लास अगर आपको अच्छी लगती है तो आप कमेंट करके भी बताएं कि सर अच्छा लगा, और क्लास को लाइक भी कर देगा, है ना, और अपने दोस्तों तक शेयर भी कर दें इसे,
है ना। चलो, तो ये रही बात आपको, तो कर्क रेखा वाली बात आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक, चलो, तो यहां पर अगर हम बात करें, देखो कर्क रेखा, ये बात हो गई हमारी। फिर देखो मैंने क्या बताया, मुख्य भूभाग, यहां देखो, यहां पर ये लाइन क्या कर रहा है, मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। क्या मैंने ये समझाया नहीं, मैंने क्या बताया कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बंगाली खाड़ी में, पहला ही जब मैंने आपको शुरुआत ही किया तभी यही समझाया कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहां है, तो बंगाल खाड़ी में। अभी मैं इसको दिखा भी दूंगा। तथा दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। ये मैंने आपको समझाया। कहां समझाया, तो आप देखो, आपको कहां समझाया, तो मैंने यहां समझाया। ये देखो, अरब सागर में क्या है बच्चों, लक्षद्वीप, और बंगाल खाड़ी में क्या है, अंडमान एवं निकोबार समूह। ये आप ऑलरेडी समझ चुके हो, ठीक है ना। तो मैं सारा कुछ पढ़ाते जाऊंगा, आपको पीपीटी में सारा कुछ मिल जाएगा, ठीक है। बस चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो आपने आकार के बारे में समझ लिया। अब हम बात करते हैं बच्चों कर्क रेखा के बारे में, समझ लिया। अब एक बात ये करते हैं, इसको देखो, फिर कह रहा है 82.5 डिग्री, यानी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, या 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर रेखा को भारत की मानक समय रेखा भी कहा जाता है, या मानक यामोत्तर भी कहा जाता है। इसको मानक समय रेखा भी कह सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, मानक समय रेखा, ठीक है, मानक समय रेखा या मानक यामोत्तर भी कहा जाता है, ठीक है। मानक समयोत्तर रेखा माना गया है, जो कि उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर से गुजरती। अब ये क्या बला है, तो कोई बला नहीं है, इसको समझना है। बस समझने के लिए थोड़ा सा मेरी बात को सुनना है। जैसे बच्चों हर एक देश, जैसे हम समय देखते हैं बच्चों, हम घड़ी, जैसे ये मेरी घड़ी है, इस घड़ी में हम समय देखते हैं, तो समय कैसे कैलकुलेट किया जा रहा है, तो बच्चों हर देश ने ना अपना एक मानक समय रेखा डिसाइड कर दिया, और उसी समय रेखा के अकॉर्डिंग क्या है, समय जो है तय होता है ना। जैसे भारत में क्या है, भारत ने भी अपनी एक समय रेखा डिसाइड की है, मानक समय रेखा बनाई रखी है ना, जिसको मानक यामोत्तर कहा जाता है। अब वो कौन सी है, तो बच्चों वो क्या है, 82.5 डिग्री, है ना, यानी 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर है ना। तो अब ये है कहां पर, भारत में कहां से गुजर रही है, ये आपको समझना है। बात समझ में आने की, मतलब मानक समय रेखा मतलब क्या है, कि समय डिसाइड करने के लिए हर एक देश अपने अनुसार क्या है कि मानक समय रेखा तय करता है। जैसे जिनका बहुत ज्यादा एरिया होता है, जिनका बहुत ज्यादा क्षेत्रफल होता है, वो एक की जगह 2-2, 3-3, 5-5, 30-30 रख लेते हैं। जैसे सबसे ज्यादा जो मानक समय रेखा है किसके पास है, तो रसिया के पास। क्यों, क्योंकि रसिया बहुत लंबा फैला हुआ है, बहुत ज्यादा लंबे चौड़े में फैला हुआ, तो उसका तो एक मानक समय रेखा से तो काम चलेगा नहीं। अगर मान लो पश्चिम वाले और पूर्व वाले के बीच में बहुत डिस्टेंस है ना, 5-6 घंटे का, अब वहां अंतर ही बहुत ज्यादा आ जाएगा, तो उसने कई अक्षांश रेखा, कई मानक समय रेखा बना रखी। लेकिन भारत ने क्या है, एक मानक समय रेखा बना रखा है। और हमारे पूर्व के जो लोग हैं, जो पश्चिम पूर्व के, जो नॉर्थ ईस्ट के, जो यानी उत्तर पूर्व के जो लोग हैं, जैसे असम, अरुणाचल प्रदेश वाले जो राज्य के लोग हैं, ये बेसिकली दूसरे मानक समय रेखा की डिमांड कर रहे हैं, और उसकी बात करें कि हमारे लिए एक अलग मानक समय रेखा होना चाहिए, लेकिन वो अलग बात है ना। तो आपको ये समझना है। अब ये क्या है बच्चों, तो इसको भी समझना है। तो बच्चों देखो, ये भारत, बच्चों समझो, आप सोचते हो कि सर हर बात पे मैप बनाने लगते हैं। अरे तो मैप बनाना जरूरी है, आपको सीखना है कि नहीं, मैंने सीखना है ना, ज्योग्राफी को एकदम खून में मतलब आपके घोल देना है ना। चलो, तो ये बच्चों भारत, प्यारा भारत। अब जो मानक समय रेखा है ना, वो बच्चों भारत में कहां से गुजरती है, तो वो भारत में कुछ यहां से ऐसे गुजरती है। कहां से, कुछ इस तरीके से भारत में गुजरती है। ये क्या है बच्चों, ये 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर है। क्या है बच्चों, पूर्वी देशांतर है, जो भारत का क्या है बच्चों, मानक समय रेखा है। अब ये भारत की यहां से गुजर रही है, और ये कहां से गुजरती है, तो एक जगह बता दी गई है कि ये यूपी के मिर्जापुर से गुजर रही है। एक तो प्लेस का नाम है वो, लेकिन बच्चों ये और भी तो कई स्टेट से गुजर रही है। अगर आप देखो तो ये जो जैसे कर्क रेखा कई राज्यों से गुजर रही थी, ऐसे ही बच्चों ये क्या है, जो भारतीय मानक समय रेखा है, भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। अब वो कौन कौन से 5 राज्य हैं, तो यहां भी ये भी देखो बच्चों, कौन कौन से राज्यों से गुजर रही है। तो आप देखो यहां पर बच्चों क्या है, यूपी यानी उत्तर प्रदेश, यूपी का मतलब क्या है, उत्तर प्रदेश। फिर क्या है बच्चों यहां पर एमपी, फिर क्या है बच्चों छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, फिर क्या है बच्चों उड़ीसा, उड़ीसा, फिर क्या है बच्चों आंध्र प्रदेश, एपी मतलब आंध्र प्रदेश, एपी मतलब आंध्र प्रदेश। तो ये 5 राज्यों से, कौन कौन से 5 राज्य मैं यहां लिख दे रहा हूं, देखो उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दूसरा क्या है बच्चों मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, तीसरा क्या है बच्चों छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़,
चौथा क्या बच्चों, उड़ीसा। पांचवा क्या बच्चों, तो आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। तो ये कुछ इस तरीके से जो है भारत के 5 राज्यों से जो है क्या है, ये गुजर रही है। क्लियर है बात? तो है ना, क्या है, क्लियर है। आपको कैसे याद, तो आप बस है ना, आपको क्या करना है, 2 बार मेरे साथ बोलना है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। एक बार और, हाँ सोने वाले उठ जाओ, है ना, जो दीवार पर टिक कर बैठ गए, थोड़ा सा ध्यान सुनो मेरी बात। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, ये 5 है ना, ये 5 राज्य जो है, 5 राज्यों से क्या है, भारतीय मानक समय रेखा क्या है, गुजर रही है। चलो आगे आ जाओ। अब बात करते, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है। अब ये क्या बला है, मतलब अब अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच में अगर आप देखोगे तो 2 घंटे का, 2 घंटे का समय का मतलब यह है कि वहां पर 2 घंटे पहले सूर्य निकलता है और गुजरात में 2 घंटे बाद सूर्य दिखाई पड़ता है। यानी अगर हम बात करें तो मान लो एक एवरेज मान लिया जाए कि सूर्य जो है अगर अरुणाचल प्रदेश में 5 बजे दिखेगा तो गुजरात वालों को कितने बजे, 7 बजे, यानी 2 घंटे का अंतर है। तो ऐसा क्यों है, तो आप एक बात समझो बच्चों, आपको इस चीज को समझने के लिए थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूं बच्चों। जैसे कि आप जानते हो, आपने 8th है ना, 8th में आपने पढ़ा होगा कि जो अर्थ है, अर्थ यानी जो पृथ्वी है, वो क्या कर रही है बच्चों, वो अपने एक्सिस पे घूम रही है, यानी अपने अक्ष पे घूमती है। आपने पढ़ा ना, आपने तो जाना होगा, आपने कहीं ना कहीं अपने एक्सिस पे क्या है, वो घूम रही, अपने अक्ष पे घूम रही है। जैसे लट्टू होता है बच्चों, लट्टू आपने नचाया होगा गांव में, जो भी लोग, वो क्या है, वो अपने ऐसे घूमता रहता है, ऐसे ऐसे, है ना। जैसे ये रिमोट है बच्चों, ये रिमोट है, ये मान लो अर्थ है, अर्थ है, तो अपने एक्सिस पे घूमने का मतलब क्या है, वो ऐसे ऐसे अपने एक्सिस पे, अपने एक्स पे मतलब ऐसे घूम रही है ना। आपने सुना है ना, लट्टू कैसे घूमता है, ऐसे घूमता है, ऐसे अर्थ भी घूम रही है, तो अपने अक्ष पे घूम रही है। दूसरा, वो सूर्य के चारों तरफ भी चक्कर लगा रही है, ये भी आपने सुना है। जैसे मान लो ये सूर्य है, ये सूर्य है, एक तो ये अपने एक्सिस पे घूम रहा है, दूसरी क्या कर रही है, ये सूर्य के चारों तरफ चक्कर भी लगा रही है, सूर्य के चारों तरफ ऐसे चक्कर भी लगा रही है। तो बच्चों अपने एक्सिस पे घूम रही है, और अपने एक्सिस पे घूमने की वजह से क्या होता है, दिन और रात होते हैं। मैंने क्या बताया, दिन और रात होते हैं। एक जब क्या होता है, अर्थ पूरा एक चक्कर लगा लेती है, जब अपने पूरे अर्थ, जब अपना एक पूरा रोटेशन, अपना पूरा एक घूर्णन कर लेती है, तो क्या होता है बच्चों, तो क्या होता है बच्चों, तो पूरा जब वो कर लेती है तो क्या होता है बच्चों, तो क्या करती है, तो क्या करती है, तो एक चक्कर लगा लेती तो पूरा एक दिन हो जाता है। जब अपना पूरा एक चक्कर कर ले, मतलब पूरा अपने अक्ष पे घूम जाती है ना, पूरा एक घूम जाती है, तो क्या होता है, एक दिन हो जाता है, एक दिन हो जाता है। तो आप बच्चों बताओ, जब अर्थ क्या करती है, जब अपने एक्सिस पर, जब अपने अक्ष पर क्या है, वो 360 डिग्री घूमती है, 360 डिग्री घूमती है, तो क्या हो जाता है, पूरा एक दिन हो जाता है। तो एक दिन बराबर क्या है, 24 घंटे होते हैं एक दिन में। एक दिन में क्या होते हैं बच्चे, 24 घंटे होते हैं, आप सभी को पता है, एक दिन में 24 घंटे होते हैं। तो अपने अक्ष पे 360 डिग्री घूमने पर क्या है, वो एक दिन पूरा कर लेती है, एक दिन क्या होती है, पूरा कर लेती है। तो 24 घंटे वो क्या कर रही है, 360 डिग्री घूम रही है। तो एक घंटे में कितना घूमेगी बच्चों मेरी, एक घंटे में, एक 1 आवर में कितना घूमेगी, एक घंटे में कितना घूमेगी, तो 360 डिग्री और 24 से मल्टीप्लाई कर दो, 24 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा, 1 घंटा, 1 घंटे बराबर क्या हो जाएगा, 1 आवर बराबर, 1 घंटे बराबर क्या होगा, 15 डिग्री, है ना। आप 360 को 24 से भाग करोगे तो कितना आ जाएगा, 15 डिग्री, 15 डिग्री आ जाएगा। तो मतलब क्या है, 1 घंटे बराबर क्या है, 15 डिग्री। यानी 1 घंटे क्या है, 1 घंटे बराबर क्या है, 15 डिग्री है। ठीक, अब इधर आप देखो, यहां पर आप आ जाते हैं, इसको समझो। और कहां गया, मैंने एक मैप तो और बनाया था मैंने ना, नहीं बनाया, चलो एक मैप और बनाते हैं आप लोगों के लिए, ताकि मेरे लाल लाली अच्छे से समझ सकें। हाँ, इसी के बाद बना लेते हैं, चलो, है ना। इधर समझो, बहुत आराम से समझना है, बहुत बारीकी से, ऐसा पढ़ाएंगे ना, आप मास्टर को पढ़ा दोगे। ये प्यारा भारत है बच्चों, हमारा प्यारा भारत है। अब आपको पता है कि इस प्यारे भारत से बच्चों क्या है, यहां से क्या है, यहां से एक क्या है, एक अक्षांश रेखा, देशांतर रेखा गुजर रही है, जिसका क्या नाम है बच्चों, आपको पता है, आपको पता है, आपको पता है 68 डिग्री 7 मिनट, है ना, 68 डिग्री 7 मिनट। और दूसरा क्या है बच्चों, दूसरा यहां पर एक लाइन गुजर रही थी, जिसका क्या नाम है, देशांतर, है ना। ये क्या है बच्चों, ये 97 डिग्री 25 मिनट, है ना, पूर्वी देशांतर,
पूर्वी देशांतर है ये, ठीक है ना। अब एक बात हो, और भारत के बीच से कौन सी लाइन, भारत का मानक समय कौन सा है बच्चों? भारत का मानक समय अभी मैंने आपको बताया ये कौन सा है, तो 82.5 डिग्री, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी, ये सब पूर्व में ही है, मैंने पहले ही समझाया आपको। अब एक बताओ बच्चों, अगर आप 68 डिग्री 7 मिनट यानी 68 डिग्री 7 मिनट को अगर 82 से माइनस करो, आप 82 से माइनस करोगे तो लगभग बीच में, इनके बीच में लगभग कितना आएगा, तो लगभग इनके बीच में बच्चों 15 डिग्री का अंतर आएगा, 15 डिग्री का अंतर आएगा। मतलब क्या है बच्चों, अगर हम बात करें बच्चों, मतलब यह है कि 15 डिग्री का अंतर आ रहा है, तो मतलब क्या है, यहां पर 1 घंटा हो जाएगा, यहां पर 1 घंटा हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आप इनके बीच में जब निकालोगे, जब इनके बीच में निकालोगे कि इनके बीच में, तो इन दोनों लाइनों के बीच में, तो आप देखोगे कि यहां पर भी क्या है बच्चों, 15 डिग्री का अंतर आएगा, 15 डिग्री। मतलब यहां पर भी क्या है बच्चों, यहां पर ही बच्चों क्या है, ये भी क्या है, 1 घंटे का अंतर आ रहा है, 1 घंटे का अंतर आ रहा है, 1 घंटा। क्यों? क्योंकि पीछे मैंने आपको बताया, अभी आपको पीछे मैंने बताया कि 1 घंटे बराबर 15 डिग्री, 15 डिग्री बराबर 1 घंटा, या 1 घंटे बराबर 15 डिग्री, या 15 डिग्री बराबर 1 घंटा। तो अगर आप जब इसको देखोगे तो क्या होगा बच्चों, तो यहां पर देखो, जब अब आप 82 को बच्चों, 82 को 68 से 82 को माइनस करोगे अगर आप 68 से, तो लगभग आप देखो बच्चों कितना आएगा, तो ये 14 आ रहा है, और ये देखो 30 डिग्री, तो लगभग 15 डिग्री, लगभग 15 डिग्री। तो इसी वजह से, और इधर अगर आप 82 में से 15 प्लस करोगे, 82 में 15 प्लस करोगे 97 में आ जाएगा, तो 15 डिग्री का गैप है, यहां भी 15 डिग्री का गैप, यहां भी 15 डिग्री का गैप, तो 15 डिग्री बराबर क्या है, 1 घंटा है। यहां ये 1 घंटा और 1 घंटा दोनों को मिला दो कितना हो जाएगा, तो अगर गुजरात में मान लो, सॉरी है ना, गुजरात में क्या है, अब ये समय मतलब नहीं है कि घड़ी में समय यहां 5 बज जाए तो वहां 7, नहीं, सूर्य निकलने का समय होता है, दिन पहले वहां ढल जाता है और दिन पहले निकलता है वहां पे, है ना, ये आता है ना। तो ये बात समझो, तो ये चीज है। अब यहां पर ये चीज समझ में आ गई ना, तो ये इसी वजह से क्या होता है, अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच में क्या है बच्चों, 2 घंटे का क्या होता है बच्चों, 2 घंटे का क्या होता है, अंतर होता है। गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच में क्या होता है, 2 घंटे का अंतर होता है। तो अंतर क्यों होता है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी, उम्मीद है ना। तो ये आपका, अब देखो अक्षांश का प्रभाव, ये क्या लिखा है दूसरा लाइन, अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। भाई देखो, आप जैसे जब 0 डिग्री की बात करते हैं, 0 डिग्री अक्षांश की बात करते हैं, तो 0 डिग्री अक्षांश पे दिन और रात की अवधि क्या होती, बराबर होती है, दिन और रात की अवधि क्या होती, बराबर होती है, यानी वहां पर 12 घंटे के दिन और 12 घंटे की रात होती है। लेकिन अगर जैसे जैसे आप 0 डिग्री से ऊपर या 0 डिग्री से नीचे साउथ की ओर जाओगे, या ऊपर उत्तर की ओर जाओगे या दक्षिण, तो दिन की अवधि और रात की अवधि में अंतर आपको दिखने को मिलेगा। दिन और रात की अवधि में क्या है, आपको अंतर देखने को मिलेगा। यही बात आपको बोल रहा है ना। आपको इससे ज्यादा नहीं समझना है, अदरवाइज ये बहुत डिटेल हो जाएगा। ठीक, ये बात हो गई। अब ये मैंने मानक यामोत्तर समय रेखा आपको बता दिया। देखो, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, ये समझा चुका हूं मैं, ये मैप लगा हुआ है। अब भारत का आकार, भारत का आकार का मतलब क्या है। अब भाई देखो, भारत है, भारत का कुछ आकार होगा ना, भारत का कुछ क्षेत्रफल होगा, कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है, उसका कितना एरिया है, ये सारी चीजें समझना होगा। तो भाई कितना है, अब आपको ये समझना है। तो भारत के जब हम क्षेत्रफल की बात करते हैं बच्चों, तो भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। मतलब यह है कि भारत का जो क्षेत्रफल है वो पूरे विश्व में से, मतलब अगर हम बात करें तो कितना आता है हमारा एरिया, तो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। और पूरे विश्व में कितना प्रतिशत है, ये तो हमारा हो गया, लेकिन पूरे विश्व में, क्योंकि वर्ल्ड में लोकेटेड है। अब आप यहां पर देखो, मैं आपको वर्ल्ड का मैप दिखाता हूं, इससे और अच्छे समझ में आएगा। जैसे ये, अब यहां पर देखो, ये है ना, मैं इसको मिटा दूं, मैं इसको मिटा देता हूं तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। ये देखो, ये भारत हमारा है ना, ये भारत है, सॉरी ये वर्ल्ड मैप है, सॉरी ये वर्ल्ड मैप है। इस वर्ल्ड मैप की अगर हम बात करें तो इस वर्ल्ड मैप में भारत यहां पर है। तो भारत देखो पूरे अर्थ में छोटा सा दिख रहा है, तो इसका यहां पर है, ठीक है। अब पूरे वर्ल्ड का कितने प्रतिशत, ये लैंड एरिया है ना, इसी की बात करें हम, इस एरिया की बात करें तो पूरे है ना, तो हमारा भारत कितने में, कितना है हमारे भारत का पॉइंट क्षेत्रफल, तो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। अगर हम इसको डिटेल करें, यानी नंबरों में बात करें, तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। हेलो ओ सोने वाले, चलो इधर देखो, इधर टिक कर बैठने वाले, इधर कितना, मेरे साथ रिपीट करेंगे, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। एक बार फिर से
32,87,263 वर्ग किलोमीटर। कितना एरिया है भारत का, कुल क्षेत्रफल कितना है, तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। और अगर हम वैसे बात करें, शॉर्ट में बात करें, जो आजकल फेसबुक और उस पर शॉर्ट, क्योंकि हम आजकल शॉर्ट का जमाना है ना, छोटे छोटे मैसेज टाइप कर देते हैं, तो वही 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, बस ऐसे। और पूरे वर्ल्ड में कितना प्रतिशत हमारा, तो पूरे वर्ल्ड में अगर हम बात करें एरिया में, तो हमारे पास कुल कितना एरिया है, तो 2.4%। यानी अगर पूरे वर्ल्ड में को 100% मान लिया जाए, तो 100% में मात्र 2.4% एरिया हमारे पास है मात्र। आप सोचो, हमारे पास पूरे वर्ल्ड का जनसंख्या, पूरे वर्ल्ड की जनसंख्या 17% के आसपास है, लगभग 17%, और एरिया कितना है, तो मात्र 2.4%। कितनी नाइंसाफी है ना। हमने कुछ किया ना किया हो, हम जनसंख्या के मामले में वर्ल्ड में एकदम टॉप पोजीशन पर आ गए हैं। आज हमने चाइना को पिछाड़कर एक कीर्तिमान स्थापित कर लिया है कि हम वर्ल्ड में बहुत सारी चीजों में पिछड़े हुए हैं, लेकिन एक मामले में हमसे कोई आगे नहीं हो सकता, वो है जनसंख्या। जनसंख्या के मामले में इंडिया छाती ठोक कर कह सकता है कि हम आपसे बहुत अग्रणी हैं, और आप चाहो तो हमारे यहाँ है ना, हमारे युवा जो हैं आपके यहाँ काम करने आ सकते हैं, है ना। मतलब हम ये इस तरीके का, हम बहुत सारे मामलों में चाइना से भी पिछड़े हैं। पहले जनसंख्या के मामले में पिछड़े थे, लेकिन हमने एक चीज में पिछाड़ा चाइना को, है ना। अभी हम रेस में लगे हुए चाइना को, तो एक चीज में चलो हमने पिछाड़ दिया जनसंख्या के मामले में, अब धीरे धीरे हम और चीजों में पिछाड़ देंगे, समय लगेगा लेकिन वो होगा एक दिन, ठीक है। तो वो चीज है, ठीक है। चलो आ गई बात, तो ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। तो ये बात आ गई। अब हम बात करते हैं भारत की स्थलीय सीमा कितनी बच्चों, तो लगभग 15,200 किलोमीटर, और समुद्री तटरेखा कितना है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह शामिल कर लिया जाए तो 7,516.6 किलोमीटर है। ये कैसे समझोगे, तो मैं आपको एक और मैप बना के समझाता हूं। आपको समझना है बस बच्चों मेरे लाल लालियो, खाली आपको बस क्लास में बैठना है और क्लास को टेंशन भूल जाना है। ठीक। अब अगर हम बात करें बच्चों, यहां पर जैसे ये देख रहे हो ना, ये चीज, ये स्थल है, यहां से क्योंकि यहां पर क्या है, यहां पर पाकिस्तान है ना, फिर यहां पर चाइना है ऊपर ऐसे, फिर यहां पर म्यांमार है, ये सब स्थलीय सीमा है ना, यहां पर बांग्लादेश ऐसे, तो ये सब स्थलीय सीमा है। ये जो स्थलीय सीमा आप देख पा रहे हो ना, ये जो स्थलीय सीमा है ये कितनी है बच्चों, तो ये स्थलीय सीमा कितनी है, तो ये 15,200 किलोमीटर है ना, यानी स्थलीय सीमा। ये जहां पर हमारा जो देश का जो बॉर्डर है वो किसी जल राशि से जो है सीमा साझा नहीं करता, बल्कि किसी देश से सीमा साझा करता है ना। तो ये स्थलीय सीमा हमारा, और है ना, और क्या है, और यहां पर देखो ये है बच्चों पाकिस्तान। पाकिस्तान क्या है बच्चों, ये पाकिस्तान है। पाकिस्तान क्या है बच्चों, हमारा बड़ा बेटा है। मतलब क्या है कि जब हमसे अलग हुआ है ना, हमारे विभाजन होने के बाद ही ना, जब हमारा विभाजन हुआ है तभी तो आया है ये पाकिस्तान, जब इसका हमारे भारत का विभाजन हुआ है तभी तो ये आया था, है ना। तो ये 1947 में आया, 14 अगस्त 1947 को पैदा हुआ पाकिस्तान, है ना। तो ये पाकिस्तान जो है ये भारत का बड़ा बच्चा है, लेकिन थोड़ा बिगड़ैल है, थोड़ा सा बिगड़ैल है, कभी कभी बिगड़ जाता है ना, बिगड़ैल। तो इसी बार कई बार मार खाया है हम लोगों से, है ना। जैसे पिताजी क्या होते हैं, घर में कोई बड़ा कोई भी बच्चा होता है, जब वो बिगड़ जाता है तो पिताजी 2-4 बार उसको मार दे देते हैं, तो थोड़ा थोड़ा सुधर जाता है। लेकिन जो एकदम बिगड़ा ही है उसको चाहे जितना मारो, तो वैसे ही पाकिस्तान है, उसे चाहे जितना ठोको पीटो, कोई फर्क वरक नहीं पड़ने वाला। हम लोग कई बार उसको मारे हैं 1971 में, है ना, और कई बार भी पीटे पिटाई कर दिए, लेकिन उसकी वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है ना। और इधर ही एक छोटा सा हमारा छोटा बेटा जो 1971 में हमने बनाया उसको, बांग्लादेश, है ना, वो थोड़ा ठीक ठाक चलता है, लेकिन वो भी कभी कभी बिगड़ जाता है, लेकिन ठीक है ना, बच्चा है तो बिगड़ेगा ही, है ना। तो इस तरीके से स्थलीय सीमा की बात, ये तो स्थलीय सीमा हो गई। जलीय सीमा का मतलब क्या है, मतलब जो समुद्र से बॉर्डर शेयर करे, मतलब समुद्र से, जैसे यहाँ पर आप देखो अरब सागर था, यहाँ पर अगर हम बच्चों बात करें तो यहां पर क्या है बच्चों, अरब सागर है, अरब सागर है, ठीक है ना। यहां पर क्या बच्चों, हिंद महासागर है, हिंद महासागर। और यहां पर क्या है बच्चों, यहां पर क्या है, बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, ठीक है। अब बंगाल की खाड़ी, तो यहां पर देखो, अब ये बाउंड्री, ये चीज जो है, ये दिख रही जो आपको, ये जो दिख रहा है, ये क्या है बच्चों, ये कोस्टल, ये तटीय इलाका हो गया, जो क्या है समुद्र। तो ये तटीय कितना है, कोस्ट तटीय, जलीय सीमा कितनी है हमारी, तो जलीय सीमा कितनी है, 7,516.5 किलोमीटर। और इसमें क्या शामिल है, तो इसमें अंडमान लक्षद्वीप जो हमारा यहां पर बना है ना, और जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है ये भी शामिल है, ये भी क्या है बच्चों इसमें शामिल है।
और अगर इनको शामिल ना किया जाए, यानी लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह को, यानी लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह को शामिल ना किया जाए तो कितने हैं, तो 6100 किलोमीटर है। कितना है बच्चों, 6100 किलोमीटर। ये ना शामिल करने पर, अंडमान और लक्षद्वीप समूह को अगर ना शामिल किया जाए, उनकी स्थलीय सीमा, जलीय सीमा को ना शामिल किया जाए तो कितना है, 6100 किलोमीटर। अगर शामिल कर दिया जाए तो कितना है, तो 7516.5 किलोमीटर है ना, 5 किलोमीटर। क्लियर है बात। तो ये वही चीज है यहां पर, ये समझ में आ गई बात, ये भी क्लियर है, आई होप आपको समझ में आ गई। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग अब, है ना। तो देखो क्षेत्रफल के आधार पर, क्षेत्रफल के आधार पर भारत का पूरे वर्ल्ड में क्या पोजीशन है, तो पूरे वर्ल्ड में भारत में अगर हम बात करें, भारत की जो है क्षेत्रफल के आधार पर पूरे विश्व में, तो 7वें नंबर पर आता है। यानी इससे बड़े कौन कौन से देश हैं, तो इससे बड़ा है रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, फिर आता है क्या बच्चों, तो हमारा भारत। तो फिर से बोलेंगे, एक बार मेरे साथ रिपीट करेंगे, सोने वाले जाग जाओ, है ना, अपना कंसंट्रेशन, अपना बाल खड़ा करो, चलो एक बार बोलो मेरे साथ, ओए सोने वाले चलो इधर, हाँ आ जाओ। तो क्या है, पहला कनाडा, सॉरी रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, फिर ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया। देन उसके बाद क्या आएगा बच्चों मेरे, ऑस्ट्रेलिया के बाद क्या आएगा, भारत। तो भारत 7वें नंबर। मैंने बताया ना, भारत ने क्षेत्रफल के मामले में हम 7वें नंबर पर, लेकिन जनसंख्या के मामले में अपुनिच भगवान वाला कॉन्सेप्ट है ना, 1 नंबर पर आता है, टॉप लेवल पर खड़े हम लोग, है ना। चलो इधर आ जाओ, अब हम लोग ये समझ गए भारत के पड़ोसी देश, भारत के पड़ोसी, है ना। एक बात बताता हूं, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते हैं कि उनका मानना है कि वो कहते हैं कि हम सब कुछ बदल सकते हैं, अपना पड़ोसी नहीं बदल सकते। यानी पाकिस्तान ऐसा नहीं, पाकिस्तान उठा के हम उधर भेज दे, जहां पर क्या है उसको उठा के लेके जाए, वहां उसको हम अफ्रीका के किसी देश में उठा कर रखते हैं, तो ऐसा नहीं हो जाएगा, है ना। पाकिस्तान अब वो बना है तो बन गया वो, है ना। अफगानिस्तान बन गया इसी तरीके से, या बांग्लादेश है, ये सब हमारे पड़ोसी देश है। अब ये पड़ोसी देश हैं तो ये बने ही रहेंगे, इनको हम बदल नहीं सकते, है ना। दूसरी बात, कौटिल्य जी कहते थे, चाणक्य कहते थे, आपने कौटिल्य चाणक्य का नाम सुना होगा, आपने नाम नाटक भी देखा होगा, चंद्रगुप्त मौर्य करके एक नाटक आया करता था, है ना। वो कहते थे, चाणक्य कहते थे कि पड़ोसी कभी मित्र नहीं हो सकता, है ना। दोनों ही कॉन्सेप्ट सही है ना। पाकिस्तान देख लो हमारा मित्र नहीं है ना, बहुत सारे दोस्त ऐसे जो, और जो मित्र हैं भी वो आजकल वो आंख दिखाने लगे हैं, है ना। तो ये चीजें हैं। तो अगर हम बात करें भारत के पड़ोसी की, तो भारत के पड़ोसी कौन कौन से, देखो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, बांग्लादेश, है ना, म्यांमार और भूटान। श्रीलंका नहीं है, क्यों, क्योंकि बात यह है श्रीलंका से हमारा कोई स्थलीय भाग टच नहीं करता, उससे हमारा जो है समुद्र से हम सीमा साझा करते हैं। और ये जितने भी देश है ना, ये सारे देश हमारे क्या है, स्थलीय सीमा हमारी टच होती है। जैसे आप देखो यहां पर मैंने आपको मैप लगाया है, उस मैप में आप देखो, तो देखो यहां पर देखो, ये क्या है बच्चों, यहां पर ये पाकिस्तान है ना, बड़ा बेटा हमारा। और यहां पर ही छोटा सा ऐसे टच करता है बच्चों, यहां पर अफगानिस्तान, है ना, अफगानिस्तान मैं लिख दे रहा हूं यहां पर, ठीक है, अफगानिस्तान। ये क्या है बच्चों, देखो यहां पर चाइना है, फिर यहां पर देखो बच्चों क्या है, नेपाल है, ठीक। ये क्या है, यहां पर देखो भूटान है, ये यहां पर देखो बांग्लादेश है, यहां देखो ये म्यांमार है, और बस ये स्थलीय, देखो ये जो है ना श्रीलंका, हमसे कहते, मैंने क्या बोला, स्थलीय सीमा नहीं, हमने एक आदम ब्रिज बनाया है, एक ब्रिज बना के माध्यम से हमने श्रीलंका को भारत से कनेक्ट किया, लेकिन वो एक नेचुरल रूप से जो है वो एक बॉर्डर शेयर नहीं करता, ठीक है, बॉर्डर शेयर नहीं करता, यानी सीमा साझा नहीं करता। तो आप देख लो, ये हमारे पड़ोसी राज्य है ना। चाइना हमेशा हमको आंख दिखाया करता है, ये है, इसको तो ठोक पीट के हम लोग कभी कभी शांत भी कर देते हैं। नेपाल है, लेकिन कब पता, अभी चाइना के गोद में बैठ गया है जाके। भूटान, उसकी तो हमको सुरक्षा ही हमारे हाथ में है ना। बांग्लादेश, ये भी कभी कभी अभी ठीक चल रहा है, लेकिन कभी कभी ये बिगड़ जाता है। म्यांमार, इसके यहाँ तो वैसे ही स्थिति खराब चल रही है, ये क्या हमको कुछ करेगा, है ना। तो ये सारी चीजें हैं। क्लियर है। तो भारत के पड़ोसी देश के बारे में आपने क्लियर हो गया, ठीक है, ठीक है। अब देखो, भारत समुद्र के पार के दक्षिणी पड़ोसी देशों में 2 द्वीप हैं, अर्थात मालदीव और श्रीलंका। तो आप देखो यहां पर मैं आपको एक मैप में दिखाता हूं, मैं आपको, मैंने आपको मैप बनाया है, चलो यहां पर मैप पे दिखा देता हूं, इसको मिटाना आसान होगा। ये मान लो यही है, लेकिन यहां पर आप एक चीज समझो, मैं यहां क्या समझा रहा हूं। देखो यहां पर क्या बताया था मैंने, यहां पर लक्षद्वीप समझाया था मैंने, यहां पर लक्षद्वीप समझाया था, है ना। और भारत के साउथ में यहां पर क्या है बच्चों, यहां पर श्रीलंका है, श्रीलंका ये श्रीलंका है। अब ये लक्षद्वीप के साउथ में बच्चों, सॉरी लक्षद्वीप के साउथ में ना, यहां पर एक देश है जिसका क्या नाम है बच्चों, मालदीव, जिसका क्या नाम है बच्चों, मालदीव। और ये क्या है बच्चों, ये जो आइलैंड है ये क्या है, श्रीलंका। तो भारत में ये कुछ 2 ऐसे हैं, है ना, श्रीलंका।
अब मैं यहीं पे आपको बता देता हूं श्रीलंका के बारे में और कुछ बता देता हूं। जैसे ये है ना बच्चों, ये जो श्रीलंका है ना, श्रीलंका और भारत के बीच में ना एक जल संधि है जिसका नाम है पाक जल संधि। अब जल संधि क्या होता है बच्चों, ये कहां पर है, तो भारत और श्रीलंका के बीच में। जल संधि का मतलब क्या होता है, मतलब जल संधि का मतलब होता है कि जल संधि है ना, क्या होता है कि वह दो जल राशियों को, जल राशि मतलब दो जल राशियों को जोड़ती है आपस में। जल राशि मतलब जैसे यहां पर हिंद महासागर है और यहां पर बंगाली खाड़ी, यहां पर क्या है देखो बीओबी, मैं बीओबी मतलब क्या है बंगाली खाड़ी, और यहां पर हिंद महासागर, एचओ मतलब हिंद महासागर, एचओ मतलब हिंद ओशियन। अब ये क्या करता है, जल राशि क्या है, ये पाक जल संधि क्या है, वो हिंद महासागर और बंगाली खाड़ी को क्या करता है, कनेक्ट करता है, जोड़ता है। तो जल संधियां क्या होती हैं, जल संधि, देखो जल क्या है और संधि, संधि मतलब क्या होता है, जोड़ना। आपने जल संधियां पढ़ी है ना, संधि मतलब क्या होगा, तो जल की संधि हो रही है इसमें, तो दो जल राशि को जोड़ती है। कौन कौन सी ये जल राशि है, पाक जल संधि कौन कौन से, तो हिंद महासागर और बंगाली खाड़ी को जोड़ती है। और क्या करती है, दो स्थल खंडों को अलग करती है। स्थल खंड मतलब जैसे भारत और पाकिस्तान, श्रीलंका के बीच डिवाइड करती है ना, तो जल संधि। तो कौन सी पाक जल संधि, यहां पर कौन सी जल संधि, यहां पर तो पाक जल संधि है ना, पाक, व्हाइट कलर से लिख दे रहा हूं, पाक जल संधि है ना, जल संधि है। और यहीं पर क्या है, एक खाड़ी भी है जिसका क्या नाम है, मन्नार खाड़ी। यहीं पर क्या है, खाड़ी भी है, मन्नार खाड़ी। खाड़ी क्या होती है बच्चों, तो खाड़ी वो होती है कि पानी का वह भाग, ध्यान सुनना, पानी का वह भाग जो तीन तरफ से भूमि से घिरा हो। जैसे आप देखो कि बंगाल खाड़ी भी है ना, तो बंगाल खाड़ी ये है पूरा, तो यहां देखो ये भी भूमि से घिरा है, यहां बांग्लादेश है ये भी भूमि से घिरा है, यहां म्यांमार है वो भी भूमि से, तो तीन तरफ से क्या है, देखो आप पानी से घिरा, ऐसे है ये देखो ऐसे तीन तरफ से पानी से घिरी है। तो खाड़ी क्या होती है कि पानी का वह भाग जो तीन तरफ से भूमि से घिरा, उसको क्या बोलते हैं, खाड़ी बोलते हैं। और जल संधि क्या होती है, जो दो जल राशियों को आपस में जोड़ती है और दो स्थल खंडों को अलग करती है। तो कौन कौन सी, यहां पर कौन सी, पाक जल संधि है जो क्या करती है, भारत और श्रीलंका को अलग करती है, और है ना, और जोड़ती किसके हो, तो बंगाली खाड़ी और हिंद ओशियन को, है ना, हिंद महासागर। क्लियर ये बात, तो ये भी आपको समझ में आ गई होगी, है ना। तो ये है, भारत शेष एशिया से अलग है और इसे महाद्वीप उपमहाद्वीप कहा जाता है, क्योंकि हमारा क्या है ना, आप देखो भारत का पोजीशन एक अलग है, भारत के तीन तरफ से समुद्र हैं, है ना। भारत में हर एक ज्योग्राफिकल एरिया आपको मिल जाएगा, भौतिक स्वरूप मिल जाएगा आपको, हिमालय मिल जाएगा, उत्तर भारत का मैदान है, पठार है, मरुस्थल है, हर एक चीज है। तो इसी वजह से जो है भारत में, और भारत में चारों ऋतुओं, जो विश्व में चार ऋतुएं होती हैं, वो चारों को चारों ऋतुएं जो है भारत में मिल जाती, इसीलिए जो है भारत एक अलग उपमहाद्वीप भी कहा जाता है। एशिया महाद्वीप का भाग है, लेकिन वो इसकी स्थिति के आधार पर क्या है, उसको क्या कहा जाता है, उसको एक उपमहाद्वीप कहा जाता है, क्योंकि वहां पर विश्व में जितने भी भौतिक स्वरूप हैं वो भारत में मिल जाएंगे, विश्व में जितने भी क्या कहते हैं सभ्यताएं हैं वो सब भारत में आपको मिल जाएंगी, विश्व में जितनी भी ऋतुएं हैं वो भारत में मिल जाएंगी, है ना। भारत में बहुत ज्यादा डायवर्सिटी है, तीनों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, इसीलिए क्या है बच्चों, ये एक महाद्वीप का स्थिति में है, उपमहाद्वीप बोलते हैं इसीलिए इसको, ठीक है। ये बात भी आपको याद रखना है। अब ये तो बात इसकी हो गई, ये तो मैं आपको समझा चुका ऑलरेडी। भारत के पड़ोसी देश के, आप मैंने बताया कि उत्तर पश्चिम, ये थोड़ा सा और क्लासिफाई कर दिया, वर्गीकरण कर दिया, ये आप देख सकते हो, है ना, वही चीज लिखा हुआ है, ठीक। भारत जो श्रीलंका के बीच में छोटा समुद्री रास्ता, पाक जल संधि, मैंने अभी समझाया आपको, मन्नारी खाड़ी है जो भारत से श्रीलंका को अलग करती, मैं समझा चुका आपको, ठीक है। ये पीछे मैं आपको समझाया। मालदीव दक्षिण समूह के दक्षिण में स्थित है ना, लक्षद्वीप समूह के दक्षिण में स्थित है, ये भी मैं आपको समझा चुका हूं ऑलरेडी। उपमहाद्वीप, उपमहाद्वीप के बारे में मैंने आपको बताया, देखो ये क्या है, किसी महाद्वीप का एक बड़ा भाग जो भौगोलिक, सांस्कृतिक, आर्थिक दृष्टि से महाद्वीप के अन्य भागों से अलग पहचान रखता है। मैंने बताया ना आपको, हमारे यहाँ क्या है, अगर हम बात करें भौगोलिक, भौगोलिक मतलब क्या है, हमारे तीनों तरफ से समुद्र घिरा हुआ है, उत्तर में हिमालय है ना, थार मरुस्थल भी है, बीच में उत्तर भारत का मैदान है, तो ये भौगोलिक स्थिति है। फिर क्या है, सांस्कृतिक, हमारे यहाँ अलग अलग सभ्यताएं, संस्कृति आपको देखने को मिल जाएगी, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, और उसके अंदर भी अलग अलग कल्चर, ठीक है ना। आर्थिक दृष्टि से भी देखो हम बहुत अलग रखते हैं, पोजीशन हमारा है ना, से अन्य भागों से पहचान रखता है, तथा उसके भूभाग में एक रूपता हो, है ना, महाद्वीप, उपमहाद्वीप कहलाता है, ठीक है ना। फिर भी हम क्या है, एक रूप, एक देश के रूप में रह रहे हैं, तो इसी वजह से हमको क्या कहा जाता है, एक उपमहाद्वीप कहा जाता है। क्लियर है। भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देश, अब कौन कौन से देश सम्मिलित हैं, तो बच्चों जैसे आप देखो, हमसे काट कर कौन बना गया, पाकिस्तान, तो वो आएगा, बांग्लादेश वो आएगा, नेपाल वो आएगा, भूटान वो आएगा। तो देखो पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, है ना, ये सब किस में आते हैं बच्चों, ये किस में आते हैं बच्चों, तो ये है ना, ये आते हैं बच्चों उपमहाद्वीप में। आपसे पूछा जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा देश
भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल नहीं है। तो आपको बताना है श्रीलंका शामिल नहीं है, आपको बताना है ना, म्यांमार शामिल नहीं है, चाइना शामिल नहीं है, यह बात आपको याद रखनी है। भारत की समुद्री सीमा की बात करते हैं बच्चों। समुद्री सीमा का मतलब यह है कि बच्चों देखो यहां पर, जैसे बच्चों अगर आप बात करेंगे जैसे ये है ना, ये है, यहां पर क्या है बच्चों, तो आपको पता है यहां पर क्या है, यहां पर अरब सागर है, अरब सागर है ना, यहां पर क्या है, हिंद महासागर है, हिंद महासागर है, और यहां पर क्या है, बंगाली खाड़ी है, बंगाली खाड़ी है। तो तीन तरफ से क्या है हमारा भारत जो है, आपको देखने को मिलेगा कि ये सब घिरा हुआ है, घिरा हुआ है। अब क्या हुआ है कि समुद्र का भी एरिया डिवाइड कर दिया गया। एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया है कि आपका कौन सा एरिया, कितना एरिया जो है आपके अंडर होगा। यानी समुद्र तो खुला पड़ा है, पहले प्राचीन काल में आप देखो समुद्र तो सबकी संपत्ति हुआ करती थी, कोई भी समुद्र से कुछ भी ले जा सकता था। अभी क्या कर दिया है कि जैसे कोई भी देश है, कोई भी देश के है ना, कोई भी देश के तटीय भाग से, ये जो तटीय भाग है उससे लेकर जो है 12 नॉटिकल मील तक, कितना 12 नॉटिकल मील, 12 नॉटिकल मील तक जो है वो क्षेत्र जो है भारत या किसी भी देश का जो है एकाधिकार होता है उस पर। मतलब तट से लेकर भारत, किसी भी देश के तट से लेकर 12 नॉटिकल मील तक क्या है उस देश का एकाधिकार। एकाधिकार का मतलब है कि वहां पर वो चाहे कोई भी एक्टिविटी कर सकता है, कोई भी आर्थिक गतिविधि कर सकता है, कुछ भी अनुसंधान कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। और अगर इस क्षेत्र से किसी दूसरे विदेशी देश को जाना है तो उसको क्या होगा, उसको भारत से या उस देश से परमिशन लेनी होगी जिसके अंदर ये क्षेत्र आता है। और ये कितना होता है, तो समुद्री मील मतलब कितना होता है, 21 किलोमीटर, 21.9 किलोमीटर। यानी तट से लेकर भारत की हिंद महासागर या अरब सागर या बंगाल खाड़ी में अगर आप देखो तो 21 किलोमीटर लंबे क्षेत्र तक क्या है भारत के पास क्या एकाधिकार, यानी उसमें वो कुछ भी कर सकता है ना। समझ में आ गया बात। तो ये कह रहा है भारत की समुद्री सीमा मुख्य भूमि से 12 समुद्री मील, या उसको नॉटिकल मील भी बोला जाता है, ये समुद्री मील नहीं है, नॉटिकल मील होता है, अर्थात लगभग 21.9 किलोमीटर तक है ना। यानी यहां तक हमारा क्या है एकाधिकार है। ठीक, ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। फिर इसके बाद देखें भारत में क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा एवं सबसे छोटा राज्य। क्षेत्रफल के आधार पर अगर हम बात करें बच्चों तो सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, राजस्थान। सबसे छोटा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल के आधार से, गोवा, है ना। इसी तरीके से अगर हम बात करें तो जनसंख्या के हिसाब से कौन सा है सबसे बड़ा राज्य, जनसंख्या के हिसाब से कौन सा है, जनसंख्या के हिसाब से अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा राज्य है यूपी यानी उत्तर प्रदेश। और सबसे छोटा राज्य कौन सा है, सबसे छोटा राज्य कौन सा है जनसंख्या के हिसाब से, लिख लेना, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप क्या लिखोगे, जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, यूपी। जनसंख्या के हिसाब से सबसे छोटा राज्य, सबसे छोटा राज्य क्या है बच्चों, तो सबसे छोटा राज्य क्या है, तो वो है बच्चों मेरे सिक्किम, सिक्किम, सिक्किम। क्लियर है। तो ये भी आपको याद रखना है, ये भी क्या है बच्चों आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो यहां तक आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी आई होप, है ना। और अब ये चैप्टर होता है खत्म, मतलब ये चैप्टर हो गया है द एंड, है ना। आई होप, मतलब उम्मीद है कि आपको क्लास में मजा आया होगा और आप कुछ सीखोगे क्लास से, और आपको थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच लगा होगा, अलग जो भी यूट्यूब पे जो लोग पढ़ा रहे हैं। और अगर आपको क्लास अच्छी लगती है, क्लास में आपको मजा आ रहा है, आपको बताना है कि सर हाँ मजा आया, आपको कमेंट करना है, आपको लाइक करना है, शेयर करना है। आपकी सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है हमें, क्योंकि आप लोग ही हो हमारा परिवार, है ना। तो हम जो पंकज बाई फिजिक्स बाई पंकज सर का जो यूट्यूब चैनल है वो आपका अपना परिवार है ना। और हम सब जो मिलकर हैं आप लोगों के लिए एक अच्छा कंटेंट अच्छे तरीके से काम करेंगे। और बस आप लोगों से हमारा बस इतना ही सपोर्ट है कि इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए क्लास, है ना। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू, नमस्कार।